Now we will talk about ozone, that is O3. Okay, this is an elemental form of oxygen. Ozone O3 is an elemental form of oxygen. ओजोन जो है वो अपर एटमॉस्फेयर में मिलता है और अपर एटमॉस्फेयर में जो है ओजोन जो है वो ऑक्सीजन से ही बनता है बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. तो अपर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है बाय द एक्शन ऑफ यूवी लाइट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, ओजोन में. ठीक है. सो दिस रिएक्शन अकर्स इन अपर एटमॉस्फेयर. So in upper atmosphere, oxygen converts into ozone by the action of ultraviolet radiations. और यही से हमें क्या पता चलता है कि हमें पता है कि ओजोन जो है वो मेन फंक्शन उसका हमारे लिए क्या है कि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके उससे हमें प्रोटेक्ट करता है. सो नाउ वी विल गो थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन. प्रिपरेशन. Now ozone is prepared from, of course, oxygen. Ozone is prepared from oxygen. ऑक्सीजन लेते हैं और हम पास करते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है. अब ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होती है? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होती है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज sparkless electric discharge. It is sparkless electric discharge. क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी ये भी देखेंगे. So ozone is prepared from oxygen by passing silent electric discharge through an ozonizer. जिसमें ये रिएक्शन कराई जाती है वो ओजोनाइज़र होता है, तो उसमें हम ये रिएक्शन जो है कराते हैं. नाउ ये जो रिएक्शन हमने कराई है, द रिएक्शन विच वी आर डूइंग इज़, यहाँ पे अगर हम डेल्टा एच की वैल्यू देखें तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर +142 किलो जूल पर मोल होती है. ठीक है. तो 140 तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है प्लस साइन. प्लस साइन का मतलब है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो कैसी है, वो एंडोथर्मिक है. ठीक है. मतलब ओजोन का बनना जो है वो एंडोथर्मिक है. तो अगर हम रिवर्स रिएक्शन देखेंगे, मतलब ओजोन का डिकम्पोज होना, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस और इसीलिए हम स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज़ करते हैं. क्योंकि अगर हमने स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं यूज़ किया तो जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा तो ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट हो जाएगी और ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होने से क्या होगा कि जो रिवर्स प्रोसेस है ओजोन का डिकम्पोजिशन वो एक्सोथर्मिक है, वो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है. तो ओजोन बनने के बाद तुरंत क्या होगी, डिकम्पोज हो जाएगी. और इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. और अगर फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है तो उसका डिकम्पोजिशन जो होगा वो एक्सोथर्मिक है, तो वो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है. तो स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है इट प्रोड्यूसेस लेस हीट एंड thus prevents the decomposition of ozone back to oxygen. तो अगर हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज़ करते हैं तो कम एनर्जी जनरेट होती है, हीट एनर्जी, और कम हीट एनर्जी जनरेट होगी तो जो ओजोन बन रही है वो वापस ऑक्सीजन में डिकम्पोज नहीं होगी. अदरवाइज़ हम अगर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं यूज़ करेंगे तो ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होगी और ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होगी तो जो ओजोन बनेगी वो वापस ऑक्सीजन में जो है वो डिकम्पोज कर जाएगी. सो दिस वॉज द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन एंड दिस होल प्रोसेस जो है वो कहाँ किस में कराया जाता है, ये सिंथेसिस कराई जाती है ओजोनाइजर्स में. ठीक है. और टोटल जो ओजोन बनती है वो 10% होती है. सो 10% प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. नाउ वी विल गो थ्रू द केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन. फर्स्ट वन इज
ये क्वेश्चन भी आता है बहुत ज़्यादा। ओजोन जो होती है, ओजोन इज thermodynamically unstable. ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल। ओजोन जो होती है वो थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होती है। ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल मतलब क्यों अनस्टेबल होती है भाई? अब अगर हम देखें कि ओजोन जब डिकम्पोज होगी ऑक्सीजन में तो ये रिएक्शन होगी, है ना, बैलेंस करेंगे तो यही आएगा 2O3 गिव्स 3O2। अब ये जो ओजोन का डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है नेगेटिव होती है, मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इज एक्सोथर्मिक। डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इज एक्सोथर्मिक। साथ में डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी इंक्रीजेस। ऑफ कोर्स एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोडक्ट में 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और जैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो डिसऑर्डर बढ़ती है, और डिसऑर्डर बढ़ती है तो एंट्रोपी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो ये जो ओजोन का डिकम्पोजिशन हो रहा है इसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है। अब अगर हम ये इक्वेशन देखें हमारी स्पॉन्टेनिटी वाली जिससे हम निकालते हैं, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस डेल्टा एच, माइनस ये प्लस है तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा तो माइनस टी डेल्टा एस। अब ये दोनों ही टर्म नेगेटिव हैं, डेल्टा एच भी नेगेटिव है और टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो दोनों टर्म नेगेटिव है, मतलब किसी भी कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी? हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये दोनों कंबाइन करके क्या करती हैं? दिस गिव्स अ लार्ज नेगेटिव वैल्यू फॉर डेल्टा जी। तो अब डेल्टा जी का क्या हो गया? डेल्टा जी नाउ हैज़, डेल्टा जी दैट इज चेंज इन गिब्स एनर्जी नाउ हैज़ अ लार्ज नेगेटिव वैल्यू। इसकी बहुत ज़्यादा लार्ज नेगेटिव वैल्यू आती है, और लार्ज नेगेटिव वैल्यू होने का मतलब है कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है। ये प्रोसेस कैसा है? ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, तो थोड़ा सा भी इनिशिएट करे अगर कहीं से मिल गया इसको इनिशिएशन, तो होल ऑफ द ओजोन विल ब्रेक डाउन इनटू ऑक्सीजन, और क्योंकि प्रोसेस नेगेटिव है तो अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी विल ऑल्सो बी जनरेटेड। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन जो है, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन अगर हम देखें तो द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच नेगेटिव होता है, एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। रिएक्टेंट साइड में 2 हैं मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट साइड में 3 हैं। अब अगर हम ये इक्वेशन देखें तो डेल्टा एच भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव है, तो ये दोनों मिलके डेल्टा जी हर केस में नेगेटिव होगा। सो इट गिव्स अ वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू टू डेल्टा जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। और इसलिए हमारा जो ये प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का ओजोन का, ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाता है, और थोड़ा सा भी अगर हम उसको कहीं से इनिशिएशन मिल गया तो इट विल डिकम्पोज, और डिकम्पोज होगा तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी बिकॉज द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एंड देयरफॉर high concentrations of ozone can be dangerously explosive. ठीक है, and therefore high concentration of ozones can be dangerously explosive. ठीक है, तो ये दोनों आता है कि why high concentration of ozones are dangerously explosive और why ozone is thermodynamically unstable. Explain. So this was the thermodynamic instability of ozone. Now the second property is oxidizing agent. Oxidizing agent. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें तो ओजोन जो है, ओजोन इज़ अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओजोन इज़ a powerful oxidizing agent second after F2. मतलब फ्लोरीन के बाद यही है जो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सो ओजोन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट second after fluorine. Now why it is oxidizing agent? Why ozone is oxidizing agent? ओजोन इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि अगर हम ओजोन को देखें तो ओजोन जो है इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन. ठीक है,
तो वो नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये प्रोड्यूस करता है, और इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से जो ओजोन होता है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिएक्शंस तो बहुत सारी हो सकती हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की, पर हम वही 2 रिएक्शंस पढ़ेंगे जो हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से हमें पढ़नी है। तो रिएक्शंस देखें अगर, तो फर्स्ट इज कैसे आई होगी, O3 गिव्स O2 प्लस O। यहाँ पे आयोडाइड आयन की बात कर रहे हैं, I माइनस मॉइस्चर में होता है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में चेंजेस इनटू I2, ये हो गया। नाउ वी नीड 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये I2 है, I2 बन रहा है तो इसको भी 2 होना चाहिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें यहाँ पे 2 ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना, तो एक तो ऑलरेडी है हमारे पास, एक और होनी चाहिए। तो मतलब ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी, अच्छा नहीं, एक तो है ही और एक यहाँ जनरेट हो रही है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एक तो ओजोन की हो गई O3 डिकम्पोजेस टू गिव O2 प्लस O। दूसरा I माइनस किस में चेंज हो रहा है, I2 में, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर किस में चेंज हो रहा है, OH माइनस में। बैलेंस करेंगे तो 2 इधर भी होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इधर 2 हाइड्रोजन होने चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी विल ऐड, एंड व्हेन वी विल ऐड दिस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ ऐड होगा, है ना, तभी ये 2 हो जाएंगे, 1 2, है ना, यहाँ से रिलीज़ हो रहा है और यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो 2I माइनस प्लस ये ऑक्सीजन कट गया, प्लस O3 प्लस H2O गिव्स I2 प्लस 2OH माइनस प्लस O2. So this is the reaction for the oxidation of iodide ions. So this is the reaction for oxidation of iodide ions. ये हमारी बुक में दिया है एक, तो एक ये हमें ये पढ़ना है। दूसरा दिया है PbS लेड सल्फाइड का, तो अगेन O3 गिव्स O2 प्लस O। PbS जो है वो ऑक्सीडाइज होता है PbSO4 में, ठीक है, PbSO4 में। SO4 का मतलब 4 ऑक्सीजन चाहिए हमें यहाँ पे। 4 ऑक्सीजन कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, तो इस पूरी इक्वेशन को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 4 हो जाएगा, फिर हम इसको ऐड, पूरी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई हो गई तो ये हो जाएगा 4O3 गिव्स 4O2 प्लस 4O। यही 4 ऑक्सीजन जो यहाँ रिलीज़ हो रहे हैं यहाँ पर ऐड होंगे 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम अगर ऐड कर दें तो ये और ये कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, PbS प्लस 4O3 gives PbSO4 plus 4O2. So this is the oxidation of PbS, lead sulfide into lead sulfate. तो 2 ही ये रिएक्शंस हमारी एनसीईआरटी में दी हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ I माइनस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ PbS। तो कम से कम ये 2 रिएक्शंस जो हैं वो हमें आनी चाहिए। सो दिस इज़ दी 2 रिएक्शंस विच शो द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। तो हमें जो है कैसे आई रिएक्शन, इतना वो तो इतना नहीं है, वो हमारी समझ के रहे। हमें ये 2 रिएक्शंस जो हैं एग्ज़ाम्स में लिखनी या कंप्लीट करनी है, ये आनी चाहिए, ठीक है। सो दीज 2 रिएक्शंस वी शुड नो हाउ टू कंप्लीट और वी शुड नो हाउ टू राइट द रिएक्शन। एक और क्वेश्चन ओजोन में से आता है और वो क्या होता है कि व्हाट इज़ द क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, है ना, हाउ ओजोन इज़ एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, ये क्वेश्चन आता है ना। ये हमारी बुक में है क्वेश्चन 7.19 है शायद, दैट हाउ इज़ O3 एस्टिमेटेड quantitatively, how O3 is estimated quantitatively. So how it is estimated, ओजोन का क्या करते हैं हम, ओजोन की रिएक्शन हम कराते हैं KI सोल्यूशन के साथ, विथ KI सोल्यूशन, है ना, विच इज़ बफर्ड विथ बोरेट बफर
ठीक है। के आई का मतलब आई माइनस का ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है। आई माइनस का ऑक्सीडेशन कराया तो क्या मिलेगा। सो ओजोन की रिएक्शन के आई सोल्यूशन के साथ कराई विच इज़ बफर्ड विद बोरेट बफर इन ऑर्डर टू मेंटेन द पीएच, है ना। ये बेसिक कंडीशन में करा रहे, वरना एसिडिक दोनों में हो सकता है। तो ओजोन का हमने रिएक्शन कराया के आई के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ विच सोल्यूशन इज़ बफर्ड विद बोरेट बफर। के आई का मतलब है आई माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगा, आई माइनस का ऑक्सीडेशन होगा तो आयोडीन बनेगा। सो आयोडीन इज लिबरेटेड, ठीक है। अब जो आयोडीन लिबरेट हुई है, 1 मोल ऑफ ओजोन के लिए 1 मोल आयोडीन यूज़ होती है ना। रिएक्शन में अगर देखें तो 1 मोल ओजोन जो है वो 1 मोल आयोडीन बनाता है। तो अगर हम ये पता लगा लें कि रिएक्शन में कितनी आयोडीन बनी है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कितनी ओजोन जो है हमने यूज़ करी। तो हाउ मच ओजोन इज़ प्रेजेंट, इसके लिए हमें क्या पता लगाना होगा कि आयोडीन कितनी प्रोड्यूस हुई, जो ज़्यादा आसान है। सो आयोडीन इज़ लिबरेटेड which can be titrated against a standard solution of sodium thiosulfate, ठीक है। तो आयोडीन जो निकली है उसका टाइट्रेशन करके पता लगा लेंगे कि कितनी आयोडीन बनी है। जितनी आयोडीन बनी होगी उतना ही ओजोन प्रेजेंट होगा, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल ऑफ ओजोन गिव्स 1 मोल ऑफ आयोडीन। और हमारी रिएक्शन क्या है, 2I माइनस प्लस O3 प्लस H2O गिव्स I2 प्लस 2OH माइनस प्लस O2। So this is how ozone is estimated quantitatively. Now next is depletion of ozone layer. This is a very important topic from environmental point of view. So depletion ऑफ ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है स्टडी करेंगे, वो तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में करते ही हैं। एक हमें जो देखना है वो ये है कि एग्जॉस्ट सिस्टम्स ऑफ सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स जो होती हैं, जो जेट एरोप्लेन्स होती हैं, उनका जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वो क्या रिलीज़ करती हैं, दे रिलीज़ नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। वो क्या रिलीज़ कर रही हैं, जो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स है क्या रिलीज़ कर रही है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड रिलीज़ कर रही हैं, विच इज़ नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ कर रही हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो कैसे रिस्पॉन्सिबल है ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड है रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ठीक है, ओजोन सॉरी, एंड इट गिव्स NO2 अलॉन्ग विद O2। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है NO वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देता है, दिस इज़ हाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब इसके साथ साथ एक और केमिकल कंपाउंड्स होते हैं फ्रेऑन्स, है ना, मतलब या फिर हम उनको कहते हैं क्या, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। वाई वी कॉल देम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्योंकि क्या होते हैं ये CF2Cl2, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो फ्रेऑन्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड दे आर यूज्ड इन एरोसोल स्प्रे एंड रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। सो ये दो पॉइंट हमें इस चैप्टर में एक्चुअली ओजोन लेयर डिप्लीशन में पढ़ने हैं। अदरवाइज ओजोन लेयर डिप्लीशन अपने आप में एक बहुत अच्छा खासा टॉपिक है, दैट हाउ ओजोन गेट्स डिप्लीटेड। तो सुपरसोनिक जेट प्लेन्स कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं और एरोसोल्स कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर।